हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट ऑफ एडुडेन। और आज हम आपके लिए जो हमने हिस्ट्री की, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं आपके लिए, कि हम आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरे ढंग से और फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाएंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने शुरुआत की थी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसकी एक कट ऑफ डेट आती है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं। वहां हमने शुरुआत की कि कैसे बहादुर शाह फर्स्ट आए, और बहादुर शाह के बाद हमने आपको बताया कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और इसी के साथ साथ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके अंदर में कैसे कैसे टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी। और बहादुर शाह फर्स्ट के बाद हमने आपको बताया कि कैसे जानदार शाह बनता है। और जो लास्ट क्लास हमने आपको बताई थी, वहां पर हमने आपको बताया कि फारूक सियार की मृत्यु हो जाती है 1719 के अंदर। और जो फारूक सियार जो एम्परर बना था, किंग मेकर सैयद बंधुओं की मदद से, और कैसे वही दो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, वजीर और मीर बख्शी रहते हुए कैसे एम्परर को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। और एक नई शुरुआत हो जाती है मुगल एम्पायर के अंदर, जहां जो आमिर्स हैं, जो नोबल्स हैं, वो राजा को मार रहे हैं और वो बना रहे हैं पपेट एम्परर को। तो यहां जब फारूक सियार मैंने आपको बताया था, अब हम उससे आगे देखते हैं। तो 1719 के अंदर फारूक सियार को मार देते हैं सैयद बंधु। बट एक बात चलती है कि जो लेगेसी है और जो मुगल लाइन है, उसी में से किसी को एम्परर बनाया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड लाइन सेम रहनी चाहिए। मुगल्स के अंदर यह लगना चाहिए कि कोई मुगल शासक ही इस समय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन पोस्ट है, जो एम्परर है, वो मुगल्स का ही कोई वंशज है। तो इसीलिए बहादुर शाह के एक पोते जो रफी उल दर्रात हैं, उन्हें बना दिया जाता है एम्परर। और वो एम्परर बनते हैं और उनके साथ सबसे कम वक्त के लिए जो सम्राट रहने का जो खिताब है वो मिलता है रफी उल दर्रात, जो मार्च से लेके जून तक रहते हैं। और इतने छोटे पीरियड के अंदर वो क्या लेगेसी बनाएंगे, इतने छोटे पीरियड के अंदर वो कैसे कोई सेंट्रलाइजेशन करेंगे। जो सक्सेशन स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि फारूक सियार के टाइम में ऑटोनॉमी मांगने लग गए थे, बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में। और जो मराठा एम्पायर, जो पेशवाई के अंदर बालाजी विश्वनाथ संधि कर लेते हैं दिल्ली की, और जहां पर एक छत्र उन्हें राज मिल जाता है, सरदेशमुखी चौथ मिल जाती है, और उन्हें पता लग जाता है कि दिल्ली के पास वो ताकत नहीं है, मुगल्स के पास वो ताकत नहीं है। और इन 3 महीने के अंदर अंदर रफी और जर्राद जो हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। अब वो हट जाते हैं, कैसे हटते हैं, कैसे मृत्यु हो जाती है, वो सब हम देखते हैं। ये उनकी एक फोटो है, ये थे रफी उल जर्राद। अब रफी उल जर्राद के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके साथ हेल्थ का इशू था। फारूक सियार था, उसके साथ भी हेल्थ का इशू था। और कैसे उसने जो ब्रिटिशर्स को फरमान दिया था, और फरमान के लिए कैसे डॉक्टर ने उसका पेन कम किया ग्राउंड के अंदर, और उसी वजह से फरमान दे दिया था, जहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें दस्तक मिल गए थे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर जो रफी उल दर्रात थे, उनकी हेल्थ डिटोरेशन थी, और उन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसका अब इलाज है। उस टाइम पर इतना इलाज नहीं था, और इसी वजह से जो 3 महीने के जो इनका कार्यकाल था, उसी बीच में इनकी टीबी की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब सैयद बंधुओं के लिए एक क्वेश्चन निकल आता है कि अब किसको वो एम्परर बनाए। तो रफी उल जर्राद के जो भाई थे, जो शाहजहां सेकंड मानते थे अपने आप को, उन्हें बना दिया जाता है अब किंग।
अब शाहजहां सेकंड बन जाते हैं अब नए एम्परर, मुगल के नए एम्परर जो शासन करेंगे कहां पे, दिल्ली में। और दिल्ली से जब पूरा मुगल एम्पायर है उसको चलाने की जिम्मेवारी सैयद बंधु उन्हें दे देते हैं। तो क्या सच में चलाने देते हैं? नहीं, क्योंकि जो सैयद बंधु हैं, जो दोनों के दोनों अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान, वो दोनों जो मेन पोस्ट पर बैठे थे, एक वजीर था और एक मीर बख्शी था। मतलब आप देखिए, एक किंगडम के अंदर जो फाइनेंस संभालने वाला जो वजीर है वो भी सैयद बंधु था, और जो मिलिट्री को कंट्रोल करता था मीर बख्शी अब्दुल्ला खान, वो भी सैयद बंधु। सब काम वही करते थे और एक कठपुतली की तरह अब शाहजहां सेकंड को बैठाने की तैयारी कर ली थी। अब इस तैयारी के अंदर पहले हम ये देखते हैं कि रफी उल जर्राद जो थे उनकी कोई लेगेसी थी। लेगेसी छोड़ने के लिए आपको लेगेसी बनाने के लिए समय चाहिए। इनके पास सिर्फ 3 महीने का समय था और 3 महीने के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेगेसी यही है कि इनके टाइम पर जो डिफरेंट स्टेट्स थे, जैसे कि बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था, वो और ज्यादा ऑटोनोमस होने शुरू हो गए थे। उन्हें पता लग गया था कि जो राजा है वो कमजोर है, और वो इतना कमजोर है कि वो सिर्फ सैयद बंधुओं के हिसाब से चलते हैं। तो हमें अपना और हमारी प्रजा का, जो नोबल्स हैं, उन्हें लगा कि हम अपना एक साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इनकी लेगेसी के लिए सिर्फ यही था। और उसके बाद आते हैं शाहजहां सेकंड। आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो है शाहजहां सेकंड की, और 1719 के अंदर ये तीसरे मुगल शासक बन जाते हैं। तीसरे कैसे? पहले फारूक सियार थे, फारूक सियार की मृत्यु कर देते हैं सैयद बंधु, फिर रफी उल जर्राद आ जाते हैं, और फिर उनके भाई शाहजहां सेकंड। इनका टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं था, जून से लेकर सितंबर का टाइम था, और कुछ दिनों से ये सेकंड नंबर के सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जो मुगल शासक रहे उसके अंदर में है शाहजहां सेकंड। अभी शाहजहां सेकंड जो है, इन्होंने नाम अक्वायर किया था। जब ये शासक बने तो उन्होंने कहा मुझे शाहजहां सेकंड बोला जाए। और इनके साथ भी हेल्थ का इशू था, और हेल्थ के अंदर इन्हें कहा जाता है कि ये डायरिया की वजह से मर गए। कुछ जगह ये कहा जाता है कि सैयद बंधुओं ने इन्हें पॉइजन दे दिया था। और इनके टाइम पर भी जो ऑटोनोमस एम्पायर थे, जो सक्सेशन स्टेट्स बने, वो सब के सब फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पायर शुरू हो गया था। जो राजपूत फारूक सियार के टाइम पर साथ थे, जैसे फारूक सियार में जो मारवाड़ के राजा हैं अजीत सिंह, उन्होंने अपनी बेटी ब्याई थी, तो फैमिली रिलेशनशिप भी हो गए थे। राजपूत भी अलग जा रहे थे और बाकी सब सक्सेशन स्टेट बनते जा रहे थे। तो इनकी लेगेसी क्या होगी? सेम जो थी जो इनके भाई की थी, कि इनके टाइम पर भी जो सैयद बंधु हैं उन्हीं के पास सारा शासन था और इन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद जब शाहजहां सेकंड की मृत्यु हो जाती है, और यह कहा जाता है कि उन्हें कई जगह यह कहा जाता है कि सैयद बंधुओं ने उन्हें जहर दे दिया और उसके बाद उन्हें मार दिया। तो उसके बाद वो बनाते हैं 17 साल के एक प्रिंस को, वो एम्परर बना देते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह एक लंबा कार्यकाल देखेंगे। वो लगभग 3 डिकेड का, 30 साल से ऊपर तक का शासन करते हैं। और 30 साल तक, अगर जो पीछे आप देखिए, कोई भी मुगल शासक जो 30 साल तक रहा, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाता है। बट यहां पर क्या काम था? यहां पर ये भी सैयद बंधुओं की मदद से ही बने। और 1719 के अंदर अंदर 4 एम्परर्स बने दिल्ली के अंदर। एक म्यूजिकल चेयर सा शुरू हो गया था, जहां पर एक को हटाकर दूसरे को बैठाया जा रहा था, और सैयद बंधु ऐसा कर रहे थे। तो सैयद बंधु जिन्होंने 1713 से लेकर 1719 के बीच में
4 मुगल एम्परर्स बनाए और हटा दिए। और आखिरी जो मोहम्मद शाह थे, उन्हें यह पता लग चुका था कि अगर वो सैयद बंधुओं से अलग नहीं होंगे तो उनका भी इंजाम वही हो सकता है जो उनसे पहले 3 शासकों का था। तो यहां पर हैदराबाद के जो निजाम थे, निजामुल मुल्क, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये हैं निजामुल मुल्क असफ जाह फर्स्ट। और ये सैयद बंधुओं को खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां ये अब्दुल्ला खान की मृत्यु कर देते हैं और जो हुसैन खान है उसे हरा देते हैं। और इसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो सैयद बंधुओं से आजाद हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसा था मोहम्मद शाह का 3 डिकेड का जो एक बड़ा रिजीम था, जो शासन किया उन्होंने 3 डिकेड तक, वो कैसा था और कैसे मोहम्मद शाह रंगीला बन गया और कैसे इन्वेजन्स हुए इतने सारे, कैसे नादिर शाह आया और कैसे जो सक्सेशन स्टेट्स थे वो एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह, एक अलग एंटिटी की तरह कैसे उभर के आए, कैसे बंगाल में नया राजा बन गया। जो निजामुल मुल्क है वो कैसे हैदराबाद वापस चले गए और वहां पर हैदराबाद की रियासत बना ली। अवध का शासक अलग बन गया और कैसे 1725 के अंदर जो राजपूत हैं वो अलग हो जाते हैं। जहां जो अंबेर है वो जयपुर बना के एक नया एम्पायर बन जाता है, मारवाड़ अलग बन जाता है। और कैसे मराठा एक पूरा एम्पायर बना लेते हैं। और अगले शासन में जब मोहम्मद शाह थे तो कैसे फॉरेन इन्वेजन होता है, कैसे नादिर शाह आता है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। थैंक यू।